हाय एवरीवन। आज हम ईएनटी का एक स्पेसिमेन एंट्रोकोएनल पॉलिप डिस्कस करेंगे। तो एंट्रोकोएनल पॉलिप का स्पेसिमेन कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा दिखता है और इसको हमें डिस्क्राइब कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है। इट इज़ फॉर्मेलिन फिक्स्ड वेट माउंट ऑफ ग्रेइश वाइट मास हैविंग अ ग्लोबुलर एंड, अ स्टॉक एंड अ फ्लैट एंड सजेस्टिव ऑफ एंट्रोकोएनल पॉलिप। तो ये फॉर्मेलिन फिक्स्ड है, वेट माउंट है, ग्रेइश वाइट मास है जिसमें एक ग्लोबुलर एंड है, एक स्टॉक है और एक फ्लैट एंड है जो कि सजेस्ट कर रहा है एंट्रोकोएनल पॉलिप। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये फॉर्मेलिन फिक्स्ड है, वेट माउंट है और ये ग्रेइश वाइट मास है जिसका एक ग्लोबुलर एंड है, एक स्टॉक है और एक फ्लैट एंड है जो कि सजेस्ट कर रहा है एंट्रोकोएनल पॉलिप। ओके, देन देखते हैं वाइवा क्वेश्चंस। तो ये इथमॉइडल क्यों नहीं है? एंट्रोकोएनल पॉलिप ही क्यों है? क्योंकि इसमें सिंगल मास है। इसके डिफरेंसेस में हम देख सकते हैं एंट्रोकोएनल पॉलिप और इथमॉइडल पॉलिप के डिफरेंसेस में कि एंट्रोकोएनल पॉलिप सिंगल होता है और इथमॉइडल मल्टीपल पाया जाता है। पॉलिप क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो पॉलिप का डेफिनेशन ये होता है कि नॉन नियोप्लास्टिक मासेस होते हैं ये इडियोमेटस नेजल और साइनस म्यूकोसा के, नेजल या साइनस म्यूकोसा के नॉन नियोप्लास्टिक मासेस को हम बोलते हैं पॉलिप। जब नेजल या साइनस म्यूकोसा इडियोमेटस हो जाता है तो उनके नियोप्लास्टिक मासेस को हम पॉलिप बोलते हैं। और ये दो मेन वेराइटीज़ में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज़ एंट्रोकोएनल पॉलिप एंड सेकेंड इज बायलेटरल इथमॉइडल पॉलिपी। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है एंट्रोकोएनल पॉलिप का? तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पहला हो सकता है ब्लॉब ऑफ म्यूकस। ब्लॉब ऑफ म्यूकस जो है एक पॉलिपस की तरह ही दिखता है पर वो डिसअपियर हो जाएगा ब्लोइंग द नोज़। अगर हम नोज़ को ब्लो करते हैं तो वो जो म्यूकस का ब्लॉब है वो डिसअपियर हो जाता है। ब्लॉब मीन्स व्हाट? एक ड्रॉप ऑफ थिक लिक्विड और विस्कस सब्सटेंस। थिक लिक्विड या विस्कस सब्सटेंस के ड्रॉप को ब्लॉब बोलते हैं। एंड ब्लोइंग द नोज मीन्स व्हाट? Clean one's nose of mucus by blowing it into a handkerchief. So you know it is a very common activity. Then second differential diagnosis जो है वो hypertrophic middle turbinate होता है। वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसके पिंक अपीयरेंस से और हार्ड फील ऑफ बोन से ऑन प्रोब टेस्टिंग। तो हाइपरट्रॉफिड मिडिल टर्बिनेट भी हम उससे सस्पेक्ट कर सकते हैं एंट्रोकोएनल पॉलिप को, पर हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि हाइपरट्रॉफिड मिडिल टर्बिनेट जो है वो पिंक कलर का दिखेगा और जब हम प्रोब टेस्टिंग करेंगे उसकी तो वो बोन की तरह हार्ड फील होगा। देन थर्ड हम उसे एंजियोफाइब्रोमा भी सस्पेक्ट कर सकते हैं एज डिफरेंशियल डायग्नोसिस। पर एंजियोफाइब्रोमा में क्या होगा कि प्रोफ्यूज रिकरेंट एपिस्टेसिस की हिस्ट्री होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होगी पेशेंट को और वो बार बार हो रही होगी, उसकी हिस्ट्री वो लेकर आएगा। और साथ में फाइब्रोमा जो है वो कंसिस्टेंसी में फर्म होगा और प्रोब करने से वो ईजिली ब्लीड होने लगेगा फिर से। ठीक है, और देन फोर्थ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है अदर न्यूरोप्लाज्म्स। दूसरे न्यूरोप्लाज्म्स भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कि उनका जो अपीयरेंस रहेगा वो फ्लैशी पिंक अपीयरेंस रहेगा, एकदम पिंक पिंक दिखेगा और फ्राइबल नेचर होगा उनका, टूटेगा एकदम वो, और उनकी टेंडेंसी होगी ब्लीड करने की, वो ब्लीड भी करने लगेंगे जल्दी से। तो ये इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या होती है एंट्रोकोएनल पॉलिप की? तो इटियोलॉजी तो एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है हमें। नीजल एलर्जी जो साथ में साइनस इन्फेक्शन के साथ हो वो मेनली इंक्रिमिनेट किया जाता है कि हाँ ये कॉज हो सकता है करके। और एंट्रोकोएनल पॉलिप मेनली यंग एडल्ट्स में देखा जाता है और चिल्ड्रन में, और यूजुअली ये सिंगल होता है और यूनिलैटरल होता है एंट्रोकोएनल पॉलिप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस क्या होता है कि एंट्रम में जब प्रेशर डेवलप होता है ना तो उसके बाद जो म्यूकोसा है वो प्रोट्रूड आउट होने लगता है, तो ये इसका पैथोजेनेसिस है। ऐसे अलग से कुछ दिया हुआ नहीं है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके? क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स देखते हैं पहले।
तो यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। सिम्टम्स मतलब क्या कि जो पेशेंट को फील होगा ना, जो पेशेंट बता सकता है, और साइंस मतलब जो क्लिनिशियन बताएगा। तो सिम्टम्स जो पेशेंट बताएगा वो क्या क्या है, पेशेंट क्या क्या बताएगा कि मुझे एक नाक बंद हो गई है मेरी, और ये प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा सबसे पहला सिम्टम, तो वो वही बताएगा। और दूसरा क्या बताएगा कि हो सकता है उसका दोनों नाक ही ब्लॉक हो गया होगा, बाईलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया होगा। जब पॉलिप नेज़ोफेरिंक्स में ग्रो कर जाता है और अपोजिट कोयना को भी ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है तो फिर बाईलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये भी हो सकता है पेशेंट की कंप्लेन। और क्या कंप्लेन करेगा वो कि उसकी वॉइस जो है वो थिक हो गई है, मोटी हो गई है और डल हो गई है। तो ये किस वजह से होता है, हाइपरनेज़ैलिटी के कारण होता है। और तीसरा वो ये कंप्लेन करेगा कि नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है उसका, ज़्यादातर म्यूकॉइड हो रहा है, और या तो एक ही साइड पे होगा या तो दोनों साइड में होगा। अगर दोनों साइड में इन्फेक्शन फैल गया होगा तो दोनों साइड से होगा। ठीक है, अब साइंस क्लिनिशियन को क्या दिखेगा। तो एंट्रोकॉइनल पॉलिप क्योंकि पोस्टीरियरली ग्रो करता है तो वो एंटीरियर राइनोस्कोपी में मिस हो सकता है वो ना दिखे। तो जब लार्ज होता है ना तो एक स्मूथ ग्रेइश मास दिखता है जो कि नेज़ल डिस्चार्ज से कवर्ड रहता है। ठीक है, और वो सॉफ्ट रहता है और अप एंड डाउन मूव कर सकता है प्रोब से। अगर हम उसमें प्रोब डालेंगे तो अप एंड डाउन मूव भी कर सकता है। और अगर एक लार्ज पॉलिप होगा तो वो नॉस्ट्रिल से प्रोड्यूस आउट होके एक पिंक कंजेस्टेड लुक देगा ऑन इस एक्सपोज्ड पार्ट में जो है। तो ये फिगर में हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लार्ज पॉलिप जो है वो पिंक कलर का लुक दे रहा है। एक एंट्रोकॉइनल पॉलिप है ये, जो कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से प्रोजेक्ट आउट हो रहा है 14 ईयर ओल्ड पेशेंट में। इसके बाद पोस्टीरियर राइनोस्कोपी एक रिवील कर सकती है एक ग्लोबुलर मास जो कि कोयना को फिल कर रहा है या नेज़ोफेरिंक्स को फिल अप कर रहा है। तो अगर लार्ज पॉलिप को हमें देखना है तो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी से देखेंगे हम। और लार्ज पॉलिप हैंग डाउन हो सकता है बिहाइंड सॉफ्ट पैलेट और ओरोफेरिंक्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। नोज़ का एग्जामिनेशन अगर हम एंडोस्कोप से करते हैं तो वो कोइनल या एंट्रोकोइनल पॉलिप को रिवील करेगा, जो कि पोस्टीरियरली अगर हिडन हो गया है नीजल कैविटी में तो वो हम देख सकते हैं एंडोस्कोप से। फिगर 32.3। तो नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं एंट्रोकोइनल और इथमोइडल पॉलिपी में, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो इसमें डिफरेंसेस ये होता है, एंट्रोकोइनल पॉलिपी जो है वो मोस्टली चिल्ड्रन में होता है और एडल्ट्स में भी हो सकता है, जबकि इथमोइडल पॉलिपी कॉमनली एडल्ट्स में ही होता है। एंट्रोकोइनल पॉलिपी की जो इटियोलॉजी है, कॉज है, वो इन्फेक्शन होता है। इथमोइडल पॉलिप किसकी वजह से होता है, एलर्जी या फिर और मल्टीफैक्टोरियल से, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एंट्रोकोइनल पॉलिपी का नंबर क्या होता है, सॉलिटरी सिंगल होता है, जबकि इथमोइडल पॉलिपी मल्टीपल होता है। एंट्रोकोइनल पॉलिपी की लेटरलिटी क्या होती है, यूनिलेटरल होता है, एक ही साइड होता है। इथमोइडल पॉलिपी दोनों साइड होता है। एंट्रोकोइनल पॉलिपी की ओरिजिन क्या होती है, मैक्सिलरी साइनस से वो शुरुआत होती है उसकी, ऑस्टियम के पास। और जबकि इथमोइडल पॉलिपी की ओरिजिन क्या होती है, जैसा कि नाम में है, इथमोइडल साइनसिस या अनसीनेट प्रोसेस, मिडिल टर्बिनेट या फिर मिडिल मिएटस, इन सब से ओरिजिन हो सकती है इसकी। एंट्रोकोइनल पॉलिपी की ग्रोथ कैसे होती है, ग्रो करता है वो बैकवर्ड्स टू द कोयना, पीछे जाता है और हैंग डाउन कर सकता है सॉफ्ट पैलेट के पीछे। और इथमोइडल पॉलिपी मोस्टली एंटीरियरली ग्रो करता है, सामने ग्रो करता है और नेयर्स पे प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एंट्रोकोइनल पॉलिपी का साइज एंड शेप क्या होता है, ट्राइलोब्ड होता है, एंट्रल, नेजल और कोइनल पार्ट होता है। कोइनल पार्ट प्रोट्रूड कर सकता है कोयना से और फिल कर सकता है नेजोफेरिंक्स को, और दोनों साइड को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। जो ग्लोबुलर पार्ट होता है ना, वो कोइनल पार्ट होता है। एंड इथमोइडल पॉलिपी में यूजुअली वो छोटा सा होता है और ग्रेप लाइक मासेस हो जाता है, अंगूर जैसा दिखता है वो। रिकरेंस एंट्रोकोइनल पॉलिपी में अनकॉमन होता है, फिर से नहीं होता है ये अगर कम्प्लीटली रिमूव कर दो तो। इथमोइडल पॉलिपी में रिकरेंस कॉमन होता है, फिर से हो जाता है, बार बार हो जाता है। एंट्रोकोइनल पॉलिपी का ट्रीटमेंट एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी होता है, और इथमोइडल पॉलिपी का ट्रीटमेंट भी एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ही होता है। ये हमने डिफरेंसेस देख लिए एंट्रोकोइनल पॉलिप और इथमोइडल पॉलिपी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो सर्जरी का है।
सर्जरी क्या करते हैं इसमें। एंट्रोकॉइनल पॉलिप में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो होता है एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो पहले कार्डवेल लग ऑपरेशन किया जाता था, पर एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ने इसे सुपरसीड कर दिया है। और एंट्रोकॉइनल पॉलिप ईजिली रिमूव कर दिया जाता है एवल्जन से, मतलब इसको पुल आउट करके भी रिमूव कर दिया जाता है नेज़ल या ओरल रूट से। और रिकरेंस अनकॉमन होता है कंप्लीट रिमूवल के बाद एंट्रोकॉइनल पॉलिप में। इन केसेस जिसमें रिकर होता है, फिर से हो जाता है जिसमें, तो उसमें कार्डवेल लग ऑपरेशन रिक्वायर हो सकता है ताकि पॉलिप को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाए उसके ओरिजिन के साइड से। और को एग्जिस्टेंस मैक्सिलरी साइनसाइटिस से भी डील करने के लिए हम कार्डवेल लग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो आजकल तो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ने सुपरसीड कर लिया अदर मोड्स ऑफ पॉलिप रिमूवल को, और कार्डवेल लग ऑपरेशन को अवॉइड करते हैं जब तक कि नेसेसरी ना हो। ठीक है, तो ये सर्जरी के बारे में हो गया। हम देखते हैं क्यों पॉलिप पीछे जाता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। एक तो म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के कारण, और दूसरा ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटी पुल करती है इसलिए, और एनाटॉमी के कारण भी। ठीक है, अब इसका एक सिम्टम ये है कि चाइल्ड को पहले एक्सपायरेशन में डिफ़िकल्टी होती है शुरू में, फिर जैसे जैसे मास इंक्रीज़ होता है ना, तो उसको इंस्पिरेशन में भी फिर डिफ़िकल्टी होने लगती है। ठीक है, अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें पूछा जाता है कॉजेस ऑफ बायलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन। तो हम देख लेते हैं इसको। कॉमन कॉजेस ऑफ यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होते हैं। वेस्टिब्यूल में या तो फरंकल रहेगा, या तो वेस्टिबुलाइटिस हो जाएगा, वेस्टिब्यूल में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, स्टीनोसिस हो जाएगा नियर्स का, या अट्रेसिया हो जाएगा, या फिर नेज़ो एल्वेलर सिस्ट रहेगा, एंड पेपिलोमा हो सकता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी हो सकता है वेस्टिब्यूल में। देन नेज़ल कैविटी में क्या हो सकता है, फॉरेन बॉडी आ सकती है नेज़ल कैविटी में, उसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा यूनिलैटरल। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम से यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। देन हाइपरट्रॉफी हो गई अगर टर्बिनेट्स की, तो यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। कॉन्काबुलोसा से भी यूनिलैटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, और एंट्रोकॉर्नियल पॉलिप से भी। देन साइनिकी हो सकता है, रैनोलेथ ब्लीडिंग पॉलिपस हो सकता है सेप्टम का। बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं नोज और पैरानेजल साइनसेस के ट्यूमर से भी यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। साइनसाइटिस अगर यूनिलैटरल हो रहा है तो उससे भी यूनिलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। देन नेज़ोफेरिंक्स में क्या हो सकता है, यूनिलैटरल कोएनल एट्रेसिया अगर हो गया तो। बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन के कॉमन कॉजेस क्या हैं, वेस्टिब्यूल में अगर बायलैटरल वेस्टिबुलाइटिस हो रहा है तो बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन। कोलैप्सिंग नेज़ल एली अगर हो रहा है तो भी बायलैटरल। नेज़ल कैविटी में एक्यूट राइनाइटिस हो सकता है, वायरल और बैक्टीरियल एक्यूट राइनाइटिस अगर हो रहा है तो उससे बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। क्रोनिक राइनाइटिस और साइनसाइटिस हो रहा है तो उससे भी बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा से और एलर्जिक राइनाइटिस से। एक्यूट, एलर्जिक राइनाइटिस, क्रोनिक राइनाइटिस तीनों में बायलैटरल हो रहा है, और राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा में। डेविएटेड नेज़ल सेप्टम में भी बायलैटरल हो सकता है, और हाइपरट्रॉफिक टर्बिनेट्स में भी। नेज़ल पॉलिपी में भी हो सकता है, इथमोइडल पॉलिपी तो क्योंकि बायलैटरल होता है, और एट्रोफिक राइनाइटिस में भी हो सकता है। सेप्टल हीमेटोमा और सेप्टल एब्सेस में भी हो सकता है बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन। नाउ नेज़ोफेरिंक्स में किसकी वजह से हो सकता है, एडिनोइड का हाइपरप्लेजिया हो गया, या बड़ा सा कोएनल पॉलिप आ गया तो उसकी वजह से हो सकता है। सॉफ्ट पैलेट का अदर्शन हो गया और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल एक दूसरे से मीट कर गए तो उससे भी बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। बड़ा सा बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर आ गया तो उससे भी हो जाएगा। तो ये सारे कॉजेज़ थे यूनिलैटरल एंड बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्शन के, और ये सब हमने बात की एंट्रोकॉइनल पॉलिप के बारे में, उसके वाइवा क्वेश्चंस के बारे में। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल स्पेसिमेन कंप्लीट हुआ, एंट्रोकॉइनल पॉलिप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।